हेलो। केम छो बता मजामा। तो आप सभी लोगों को थंबनेल देख के आइडिया तो आ ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। यस ऑब्वियसली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रेट वॉर। आप लोग तो ये सोच रहे होगे कि ये टॉपिक के ऊपर तो वर्ल्ड वॉर लिखा था और ये इधर ग्रेट वॉर बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन जब नाम दिया गया वो कब दिया गया पता है? 1939 में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो इतना डिस्ट्रक्टिव था कि वो देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अगले 50-100 साल तक ऐसा कोई दूसरा वॉर होगा। लेकिन एग्जिट उसके 20 इयर्स बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर टू हो गया और तब जाके ये वॉर को डिक्लेयर नाम दिया वर्ल्ड वॉर वन। ओके। तो ये वॉर के डिस्ट्रक्शंस की बात करें तो अभी जो रिसेंटली में कोरोना गया उसमें नियर बाई 23 लाख पीपल्स की डेथ हुई थी। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर वन में नियर बाई 2 करोड़ पीपल लोगों की डेथ हो गई थी। सोचिए कितना डिस्ट्रक्टिव रहा होगा। ठीक है। इसी बात से हमने कोट इधर रखा है कि बहुत ही फेमस राइटर थे, उन्होंने लिखा गया है कि एडविन स्टार के द्वारा, वॉर मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ इनोसेंट लाइव्स, टीयर्स टू थाउजेंड्स ऑफ मदर आईज। मतलब युद्ध की मदद से बहुत सारे मासूमों की सिर्फ हत्या होती है और हजारों माँ की आंख में से सिर्फ आंसू निकलते और कुछ नहीं होता। ठीक है। युद्ध में हमेशा ने हमेशा विनाशની જ विजेता था, बीजा कोई विजेता नहीं था। ठीक है। इसलिए जब तक बने तब तक हमको ट्रीटी से ही काम कर लेना चाहिए। ट्रीटी, यस, ये वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ट्रीटी, अलायंस, ये सारे वर्ड्स आपको ये वीडियोस में बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से वॉर हुआ था। एक रीजन ये भी था। ट्रीटी की मैंने बात की तो मतलब ट्रीटी रीजन नहीं था, असली रीजन था अलायंसिस। क्या? अलायंसिस असली रीजन था। ओके। ऐसे बहुत सारे रीजन थे, सिर्फ एक रीजन नहीं था। अगर सपोज कोई भी बड़ा बैटल होता है, कोई भी बड़ा वॉर होता है, वो कभी भी एक रीजन की वजह से नहीं होता, उसमें मल्टीपल्स ऑफ रीजन होते हैं। ठीक है। तो आज सारे के सारे रीजन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके। तो एंड तक ये टॉपिक पे बने रहेगा और गारंटी आपका ये पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके। सो स्टार्ट करें। मेरा नाम है वत्सल कंसाना फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। चलो शुरू करते हैं। अभी ये वर्ल्ड वॉर वन की बात है तो पहले तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था, थोड़े बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 28 जून को स्टार्ट हुआ था 1949 में, 1914 में, सॉरी गाइस। अभी मेन रीजन इसका बताया जाता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का एसेसिनेशन हुआ था। इसका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का एसेसिनेशन हुआ था जिसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रेंच फेर्डिनेंड। ओके। ये एक मेन रीजन बताया जाता है। कि आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रीजन की वजह से, एक रीजन की वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ होगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने क्योंकि पहले ही आपको बताया क्या कि कभी भी एक रीजन की वजह से इतना बड़ा वॉर नहीं होता, उसके मल्टीपल्स ऑफ रीजंस हमेशा होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसके एसेसिनेशन क्यों हुआ। उसके लिए पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा बल्कन कंट्रीज के बारे में। किसके बारे में? बल्कन कंट्रीज के बारे में। तो ये पहले है क्या? बल्कन कंट्रीज है क्या? तो बल्कन कंट्रीज जनरली उन कंट्रीज को बोला जाता है जो यूरोप के ईस्ट साइड में। कहाँ पे? यूरोप के ईस्टर्न साइड्स में। उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है जैसे कि रोमानिया, रोमानिया आ गया, बॉस्निया आ गया, बल्गेरिया आ गया, सर्बिया आ गया। वैसे तो और भी कंट्रीज आती है लेकिन जनरली मैंने ये चार कंट्रीज का ही नाम लिखा क्योंकि हमारे वीडियो में ये चार कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। बल्कन कंट्रीज आपको ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, बल्कन कंट्रीज की बात की तो पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, अभी कैसे गवर्नमेंट होती है, कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, कहीं पे मोनार्क गवर्नमेंट होती है, कहीं पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है। ठीक है। तो पहले के टाइम पे ऐसे बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे और जनरली सभी कंट्रीज में मोनार्क गवर्नमेंट ही हुआ करती थी। तो पहले के टाइम पे ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, फ्रांस एम्पायर, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे। ठीक है। ये देखो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ओके, ऑटोमन एम्पायर, ये उस टाइम पे सुपर पावर्स में से एक गिनाए जाते थे सबके सभी एम्पायर्स। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। ओके। तो स्टार्ट करते हैं कि एकदम ध्यान रखना तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ये जो आपको दिख रहा है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने क्या किया, बॉस्निया के ऊपर एनेक्स्ट कर दिया। क्या कर दिया? बॉस्निया को एनेक्स्ट कर दिया। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बॉस्निया को एनेक्स्ट कर दिया। ठीक है। अभी वो क्यों किया, कैसे किया, उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ बर्लिन के बारे में। अब ये ट्रीटी ऑफ बर्लिन क्या है? ट्रीटी ऑफ बर्लिन के हिसाब से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास ये जो बल्कन कंट्रीज की हमने बात की, बल्कन कंट्रीज को एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार हुआ करता था, वो भी सिर्फ टेम्पररी टाइम ऑफ पीरियड के लिए। ठीक है। और ये एक्चुअल में बल्कन कंट्रीज तो किसकी थी? बल्कन कंट्रीज एक्चुअल में थी ऑटोमन एम्पायर की। ठीक है। लेकिन टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए अधिकार किसको दिया गया था? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को। ओके। तो उन्होंने क्या किया, बॉस्निया के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन बॉस्निया के लोगों
ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से खुश नहीं थे। क्यों? उसका रीजन हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे। क्योंकि बॉस्निया के पीपल इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। वो इंडिपेंडेंट किससे होना चाहते थे? ऑटोमन एम्पायर से होना चाहते थे। जब इंडिपेंडेंट हुए तो ऑलरेडी किसी और देश ने कब्जा कर लिया था जिसका नाम था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो ऐसा तो क्या हुआ, क्योंकि बॉस्निया के ऊपर ऑलरेडी 400 ईयर्स से, कितने ईयर्स से? 400 ईयर्स से ऑटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था, और बाद में जैसे इंडिपेंडेंट हुए और उनको ले गए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो ये तो सही नहीं हुआ ना। सोचो आप कोई ऐसे देश में रह रहे हो जो 400 साल से गुलामी में, और जैसे ही आजाद हुए और कोई देश गुलामी के लिए ले गया, तो आपको अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि इनका सपोर्ट किसने किया। इनका सपोर्ट किया पड़ोसी देश सर्बिया ने। किसने? इसका सपोर्ट, बॉस्निया को सपोर्ट किसने किया? सर्बिया ने किया। अभी वो क्यों किया? क्योंकि ये दोनों बाजू बाजू में, इसलिए नेबरिंग कंट्री है, इसलिए ये भी बोल सकते हो, लेकिन मैं मेन रीजन बताता हूँ कि इन लोगों का जोग्राफिकल कनेक्शन तो था ही, लेकिन एक एथनिकल कनेक्शन भी था। ठीक है, तो जोग्राफिकल कनेक्शन था कि ये नेबर कंट्रीज थी। एथनिकल कनेक्शन ये था कि उसमें कम्युनिटी के लोग रहते थे जिसका नाम था स्लेव कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? स्लेव कम्युनिटी। तो वो सर्बिया वाले बोस्निया वाले को देख नहीं पा रहे थे कि गुलामी के चक्कर में कितने सालों से, और उनके कम्युनिटी के लोग। तो उन्होंने क्या किया था, एक अंदर अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक हेड। क्या? वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? ब्लैक हेड। ओके। और उन लोगों का तो प्लान कैसा था कि उनको सपोर्ट तो रशिया का भी था। अभी रशिया का क्यों सपोर्ट था? सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखो रशिया भी इन्होंने सपोर्ट किया। वो कैसे? कि वो देखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है उसमें भी स्लेव, सर्बिया में भी स्लेव, फिर बोस्निया में भी स्लेव, और रशिया में किस तरीके से स्लेव कम्युनिटी के लोग आ गए। तो रशिया का मेन सपोर्ट करने का रीजन यही था। कौन सा रीजन? एथनिकल रीजन। इसमें कोई जोग्राफिकल रीजन नहीं है, एथनिकल रीजन है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ब्लैक हेड। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक प्लान हुआ करता था, सोचो कि यूगोस्लाविया बनाना। मतलब नाम देखना, एकदम मस्त नाम है एकदम, यूगोस्लाविया। मतलब युगो का मतलब रशियन लैंग्वेज में होता है साउथ साइड। कौन सा साइड? साउथ साइड। युगोस्लाविया मतलब अखंड सलेविया। अखंड भारत आपने सुना होगा, है ना? अखंड भारत सुना होगा, वैसे ही अखंड सलेविया लोगों को इनको बनाने का इनका प्लान था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं युगोस्लाविया में क्या क्या बनाना था इनको। इनको ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पे भी राज करना था, ऑटोमन एम्पायर पे भी राज करना था, और रशिया भी, मतलब ये पूरा सर्बिया बोस्निया करके इनको पूरा एक बड़ा सा अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाना था। ठीक है, लेकिन वो उधर तक पहुंचते कैसे? वो उधर तक पहुंचते कैसे? तो उसी के बारे में बात करते हैं कि ये जो ब्लैक हेड हुआ करता था, ब्लैक हेड, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया बोलो, ब्लैक हेड बोलो, जैसे हिस्टोरियंस ने नाम दिए वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अभी मेन एसेसिनेशन की, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का असेसिनेशन वो किस तरीके से हुआ था। कि एक बार क्या हुआ कि आर्क ड्यूक, आर्क ड्यूक फ्रांस फेरिनन, फेरिनन, ये इसके प्रिंस का नाम था, आर्क ड्यूक फ्रांस फेरिनन। ओके, वो एक बार क्या हुआ, अपनी वाइफ सोफी, जिसका नाम था सोफी, उसके साथ एक बार अपने होने वाले अंपायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को ऐसे ही घूमने के लिए कहीं पे सेरेमनी में निकला था। कहाँ पे? सर्बिया में। कहाँ पे? सर्बिया में। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस सर्बिया में घूमने के लिए आया था। ठीक है, घूमने के लिए आया था, तो तभी उसी दिन इन लोगों का प्लान था, ब्लैक हेड वालों का, कि इसको हम गोली से मार देंगे, इसका एसेसिनेशन करेंगे। तो वो लोग अपने मुकाम तक तो पहुंच गए, पर कौन सी डेट को? 28 जून 1914 को, जिस दिन से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, 28 जून 1914 को ये उन्होंने मुकम्मल किया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में क्या हुआ पता है? उसके राजा ने बोल दिया कि अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तेरे ऊपर है ना, हम लोग क्या करेंगे। अभी आप लोगों ने हमारा इस तरीके से स्वागत किया, इस तरीके से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया कि हम आपके राज्य में घूमना है, हम आपके देश में घूमना है, अरे हम आपके देश में घूमना है, और आप लोगों ने हमारा इस तरीके से स्वागत किया, अब तू देख। तो जर्मन ने क्या किया, ऑस्ट्रो हंगेरियन ने क्या किया कि सर्बिया के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। ठीक है, अभी उनको पता था, अभी वापस उसे पे जाते एकदम आराम से समझना। अभी वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, सब कंट्री किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ली, वो भी मेन टॉपिक है, पूरा फोकस रखना कि ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने का सोचा। क्या? सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर करने का सोचा, क्योंकि उनको पता था कि अगर सर्बिया के ऊपर हम वॉर करेंगे तो उसका एक सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम में कौन है? रसिया है। वो रसिया बीच में आएगा, क्या करेगा? रसिया बीच में आएगा। ओके, तो वो लोग भी बहुत चालाक थे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने क्या किया, उन्होंने पूछा जर्मन को कि भाई हम इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, अगर रसिया बीच में आया तो तुम मेरा सपोर्ट करोगे?
जर्मन ने बोला ऑब्वियसली अगर रसिया आया तो हम आपको सपोर्ट देंगे। देखना वापस हम लोग मैप के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। ये देखो, जर्मन ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर अटैक करने का सोचा। जैसे ही अटैक करने का सोचा, उनको पता था कि अगर इनको सपोर्ट करेंगे, वेट 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 वेट, अभी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर अटैक वॉर डिक्लेयर करने के लिए बात की। जैसे ही वॉर डिक्लेयर करने के लिए बात की, उनको पता था कि रसिया बीच में आएगा। अगर रसिया बीच में आएगा तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को, जर्मनी को बोलना पड़ा कि अगर रसिया आया तो तुम मेरे को सपोर्ट करोगे। तो उसने बोला ऑब्वियसली हम करेंगे। लेकिन ये बात से इटली पीछे खिंच गया। अभी आप सोचोगे कि इटली को मैंने क्यों बीच में लाया। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 1882 की। कब की? 1882 की, जब हुआ था ट्रिपल अलायंस साइन हुआ था। क्या हुआ था? ट्रिपल अलायंस। मैंने सबसे पहले बात की थी, याद है वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अलायंस की, ट्रीटी की, जिसकी वजह से तो ये मेन वॉर हुआ ट्रीटीज की वजह से, ये भी एक रीजन है। तो मैंने आपको पहले एसेसिनेशन वाला रीजन समझा दिया, अब मैं आपको अलायंस वाला रीजन समझाऊंगा। ओके, तो इधर हम लोग बात करते हैं ट्रिपल अलायंस की। ट्रिपल अलायंस क्या है? तो 1882 की बात है। 1882 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और इटली के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऊपर जब भी मुसीबत आए, तब जर्मन एम्पायर को और इटली को उनकी मदद करनी पड़ेगी। अगर सपोज यही सेम चीज जर्मन के साथ हो, जर्मन के ऊपर हमला हो, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को और इटली को जर्मन की मदद करनी पड़ेगी। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। ओके, ट्रिपल अलायंस की बात हुई थी। अभी और एक ऐसी, और एक अलायंस साइन हुई थी, और एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका नाम था ट्रिपल टेनेंट, ट्रिपल एंटेंटे। क्या? ट्रिपल एंटेंटे, जिसको ऑन्टॉन्ट बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड यूज किया, ट्रिपल ऑन्टॉन्ट। ओके, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें था फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। इसमें ये तीन नेशंस थे। अभी आपको ये अलायंस के बारे में पता चल गया। अभी देखना कनेक्शन, देखना किस तरीके से होगा। ठीक है, कनेक्शन में आपको समझा रहा हूँ। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया के ऊपर अगर वॉर डिक्लेयर करेंगे, सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर करेंगे, तो रसिया उसका सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रसिया में स्लेव कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सर्बिया में भी स्लेव कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसलिए। अभी रसिया बीच में आएगा तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को जर्मन की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, जर्मन बीच में आएगा तो इटली भी आएगा। समझ आ रहा है? जर्मन आएगा तो इटली भी आएगा। अलायंस की बात की थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया, तो रसिया उसको बचाने के लिए आएगा। रसिया आएगा तो फ्रांस भी आएगा रसिया का सपोर्ट करने के लिए। फ्रांस आएगा तो ग्रेट ब्रिटेन भी आएगा रसिया का सपोर्ट करने के लिए। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से पूरे नेशंस जुड़ गए और वॉर डिक्लेयर हो गई। तो सबसे पहले एग्जैक्ट इनकी आर्क ड्यूक फ्रेंड्स फेर्डिनांड की एसेसिनेशन के एग्जैक्ट 1 मंथ बाद इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। ओके, और बीच में मैं एक बात बताना भूल गया कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया को माफी मांगने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखे थे। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर सर्बिया एक्सेप्ट कर ले तो वॉर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर्बिया ने ऑब्वियसली वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं किए। अगर वो एक्सेप्ट कर देता तो वापस सर्बिया भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के रूल के अंदर आ जाता। तो आपको ये रूल ये पता चल गया। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ, ये सब बात जानने के बाद ये पता चलता है कि कुछ नियर बाय 3 to 4 रीजन निकलते हैं। तो कौन कौन से रीजन है? देखो, एक तो अलायंस वाला, अलायंस रीजन हो गया। दूसरा हो गया मिलिट्रिज्म। एक और भी रीजन था जिसका नाम था मिलिट्री, जिसको बोला गया मिलिट्रिज्म। ठीक है, और एक भी रीजन था, ठीक है, कि रोल ऑफ न्यूज़पेपर। ये रोल ऑफ न्यूज़पेपर किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। रोल ऑफ न्यूज़पेपर, मिलिट्रिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म। व्हाट? इंपीरियलिज्म क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है बच्चों साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब कॉलोनियलिज्म। एक हमारे एम्पायर जितना है उससे सेटिस्फेक्शन ना होना, दूसरे के एम्पायर के ऊपर नजर मारना और लूटना। ओके, उसी को बोलते हैं इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। ओके, अभी आगे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो ये स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को, फिनिश हुआ था 10 नवंबर 1918 को। देखो, ये सब मैंने बताया, नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म, म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस, रेज ऑफ जर्मनी एंड लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क, सोशल डार्विनिज्म। चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि मिलिट्रिज्म किस तरीके से। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो सबसे पावरफुल नेशंस था ना, वो था ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि मिलिट्री में, नेवी में सबसे पावरफुल नेशंस था ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम नियर बाय सब जगह पे रूल करता था। इंडिया में भी करता था, अफ्रीका के भी बहुत सारे कॉलोनलिज्म में उन लोगों का रूल था। ठीक है, तो सबसे पावरफुल नेवी उस टाइम पे ब्रिटेन का हुआ करता था। अभी ये सारी बात चिंता होने लगी, यही देख के जर्मन ने क्या किया, उसका भी पावर, मिलिट्री पावर बढ़ा दिया, नेवल पावर बढ़ा दिया। अभी ये बात जैसे ही ब्रिटेन को पता चली, तो उनको लगा कि ये लोग भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हुआ कि अंदर ही अंदर जहर हो रहा था। उनको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी कहाँ पे मिली? ब्लैक हेड के द्वारा, असेसिनेशन जो हुआ उसके द्वारा मिली।
ओके, तो ये मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो यू कैन कमेंट मी, तो आपको आप तक ये पहुंच जाएगी। अभी वॉर जब स्टार्ट हुआ उसके बाद कितने सारे वॉरों ने मोड़ लिया, ठीक है। जर्मन के सामने कौन था? जर्मन के सामने रशिया भी था और एक बाजू फ्रांस भी था। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको मैप में, ये जर्मन है। जर्मन के सामने इस साइड रशिया था, इस साइड फ्रांस था, ठीक है। दोनों बाजू से उसके दुश्मन थे। तो इन्होंने ना एक प्लान बनाया था, वो प्लान के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो प्लान के बारे में आपको अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ओके। तो मैं उसके ऊपर अलग से डीप वीडियो बना दूंगा कि जर्मन ने कैसे टू फ्रंटिनर करके एक पूरा प्लान बनाया था, जिसको स्कीमन प्लान भी बोलते हैं, स्कीमन प्लान, ओके। तो बात करते हैं कि जर्मन के साथ क्या हुआ था। एक बाजू से फ्रांस था, एक बाजू से रशिया था, ओके। तो वो बहुत ही बुरी तरीके से उनकी हालत हो गई थी, लेकिन जर्मन आर्मी भी बहुत पावरफुल थी, जर्मन एम्पायर भी बहुत पावरफुल था। और लास्ट में इसी तरीके से वॉर हुआ और पूरे के पूरे दुनिया में से अलग अलग जगह से लोग आए और इंडिया से भी ऑब्वियसली लोग गए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे वहाँ पे ब्रिटेन का रूल चलता था। कौन सा? ब्रिटेन का रूल चलता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि इधर से बहुत सारे सोल्जर्स को भेजा था, और एक रीजन ये भी हुआ था कि नेशनलिज्म। कौन सा? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म भी एक रीजन था वर्ल्ड वॉर का। अभी नेशनलिज्म किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। नेशनलिज्म, क्योंकि उस टाइम पे जो नेशनलिज्म की व्याख्या थी, आज के तारीख में अगर मैं नेशनलिज्म बोलूंगा तो आपको पता होगा कि देश के लिए प्रेम की भावना होना, देश के लिए सेक्रीफाइस होना। कभी भी अगर देश बोले तो देश के लिए कुछ भी कर बैठना, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। लेकिन उस टाइम पे मैं देश शब्द यूज कर रहा हूं, मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मोनार्क, क्योंकि उस टाइम पे तो मोनार्क की गवर्नमेंट चलती थी ना, सब जगह पे किंग्स का रूल्स था, ठीक है। सभी जगह पे किंग्स का रूल्स था, तो वो मोनार्क गवर्नमेंट थी। तो वो जितने भी सोल्जर्स थे वो किसके लिए काम कर रहे थे? ऑब्वियसली उसके किंग के लिए, उसके नेशन के लिए नहीं। और उन लोगों की किंग्स की मानसिकता क्या थी, किंग्स का आइडियोलॉजीज क्या था, कि दूसरे के नेशंस पे रूल करना, फिर चाहे कैसे भी, अगर उनको कितनी भी खून की नदियां ना बहानी पड़े, लेकिन उनको क्या चाहिए? दूसरों का नेशन, दूसरों का मनी, ठीक है। तो एक ये भी रीजन था नेशनलिज्म वर्ल्ड वॉर का। तो इस तरीके से पूरे का पूरा वॉर हुआ, ठीक है, अलग अलग रीजन की वजह से। अलायंस का मैंने रीजन बता दिया, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अलायंस का मैंने रिवीजन बताया, एक नेशनलिज्म, एक जो असेसिनेशन हुआ था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का, ठीक है, मिलिट्री पावर बताया। उस टाइम पे सभी लोग न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट कर रहे थे। न्यू न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से मिलिट्री में भी अलग अलग वेपन, अलग अलग प्रकार के वेपन्स आ रहे थे, ठीक है। तो एक नेशन दूसरे नेशन से इनसिक्योर हो रहा था कि इसके पास मेरे से ज्यादा पावर बढ़ गया तो लूट के तो ये मेरे पे वॉर भी कर सकता है। तो उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं भी अपना मिलिट्री पावर बढ़ा देता हूँ, ताकि उसके लिए बैकअप के लिए प्लान रहे, ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन हुए थे और इस तरीके से पूरा वर्ल्ड वॉर हुआ था। और नियर बाई 2 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। 70,000 लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए थे, ठीक है। परमानेंटली डिसेबल, सोचो कितना क्रूरता से भरा हुआ होगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और रोल ऑफ न्यूज़पेपर की भी मैंने बात की थी, ठीक है। अभी इसके बाद के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको बोला जाता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ओके, ये किस तरीके से हुआ था। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक लीग ऑफ नेशंस भी बनी थी। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शंस की वजह से बहुत सारे देश अनसिक्योर्ड हो गए थे। इसके लिए एक सभी देशों ने मिलकर एक लीग ऑफ नेशंस बनाया था, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नमस्ते, मेरा नाम वत्सल कंसारा, ओके।